नमस्कार दोस्तों, भारद्वाज स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम दिए गए स्क्रीन पर टॉपिक्स में बांट कर पढ़ सकते हैं, जो कि है काल विभाजन, जानकारी के स्रोत, वेद, ऋग वैदिक काल का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन और प्रमुख तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ। बात करते हैं वैदिक सभ्यता के काल विभाजन के बारे में। वैदिक सभ्यता को मुख्यतः दो कालों में विभाजित किया गया है। पहले काल को ऋग वैदिक काल तथा बाद वाले काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। वैदिक सभ्यता के ऋग वैदिक काल की समय सीमा 1500 बीसी से 1000 बीसी तक मानी गई है तथा उत्तर वैदिक काल की 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना गया है। वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत। वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के हैं, पुरातात्विक तथा साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी अभिलेख, मृदभांड आदि चीजों से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि साहित्यिक स्रोत में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि से हमें उसकी जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता का अधिकतम विस्तार उत्तरी भारत में रहा। अगर दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता के प्रसार की बात की जाए तो इसका प्रसार अगस्त्य ऋषि ने किया था। सबसे बड़ा उपनिषद बृहद आरण्यक था, सबसे छोटा उपनिषद ईशावास्योपनिषद था और सबसे प्राचीनतम उपनिषद छांदोग्य उपनिषद था। चलिए अब बात करते हैं वेद तथा वेदों के प्रकार के बारे में। वेदों की संख्या 4 है, क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। अगर सबसे प्राचीनतम वेद के बारे में कहा जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। वेद को अपौरुषेय भी कहा गया है, क्योंकि इसकी रचना ईश्वर द्वारा की गई है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वेद साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि वेद ज्ञान को कंठस्थ कराकर याद कराया जाता था, ना कि पढ़ाकर। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। अगर इस वेदों में किस प्रार्थना या मंत्रों का संकलन है तो उसके बारे में यह जाना जाता है कि इसमें स्तुतियां, प्रार्थना, मंत्रों का संग्रह है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं सम्मिलित हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही किया गया है, जो इसके तीसरे मंडल में है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही किया गया है, जो कि इसके 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के ब्राह्मण, अगर बात की जाए ऋग्वेद के ब्राह्मण की तो ऐत्रेय और कौशितकी इसके 2 ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद एक संगीतमय लय में लिखे गए हैं, जबकि ब्राह्मण एक गद्य रूप में लिखे गए हैं। ऐत्रेय में राजा उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो इसका एक मुख्य ब्राह्मण है। बात करते हैं दूसरे वेद यानी यजुर्वेद की। यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि इस वेद में स्तोत्र और कर्मकांडों का वर्णन है, जो कि यज्ञ से संबंधित है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है तथा इसकी 2 शाखाएं हैं। गद्य की शाखा है कृष्ण यजुर्वेद तथा पद्य की शाखा है शुक्ल यजुर्वेद। अब बात करते हैं तीसरा वेद सामवेद। साम शब्द का अर्थ होता है संगीत अथवा ज्ञान। इसी से हम जान सकते हैं कि सामवेद यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह कहलाता है। इन मंत्रों को गाने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है। संगीत में जो 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा, उनका पद्य रूप भी सामवेद ही जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं अंतिम वेद अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद का संकलन
अथर्वा ऋषि व अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया है। इसमें मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता यह भी है कि इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अधिकतर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये किस वेद में कहा गया है? वो अथर्ववेद में कहा गया है। इसकी अगर शाखाओं की बात की जाए तो पिपलाद और शौनक इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। चलिए अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। ऋग्वेद के सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार थी और इसमें जनजातीय व्यवस्था भी थी। इसीलिए इस सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। इस काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की भी व्यवस्था थी। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्री शिक्षा अपनी उन्नत अवस्था में थी, जिसमें कि लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सची आदि जो विदुषी महिलाएं हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। जो स्त्री आजीवन अविवाहित रहती थी, उस स्त्री को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था? अगर बात की जाए राज्य की, तो राज्य कुल, ग्राम, विश्व और जन में बटा हुआ था। कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई थी। कई परिवारों का समूह कुल बनाता था। कई कुलों का समूह बनकर ग्राम बनते थे, जबकि कई ग्रामों का समूह विश्व बनाता था और संपूर्ण विश्व बनकर जन कहलाते थे। इसी जन के प्रतिनिधि को जनपति या राजा कहा जाता था। कबीले के संरक्षक को गोपाजनस्य भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था? ऋग्वैदिक काल में एक ईश्वरवाद की मान्यता थी, मानवतावादी दृष्टिकोण था। ये लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। देवताओं की तीन श्रेणियां थी: आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवता। आकाश देवता सूर्य, वरुण, पूषण आदि थे। अगर अंतरिक्ष देवताओं की बात की जाए तो इंद्र, रुद्र, वायु आदि अंतरिक्ष देवता थे और पृथ्वी देवता में अग्नि देवता एक मुख्य देवता थे। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र कहलाते थे। अगर पूषण की बात की जाए, पूषण किसके देवता थे? तो पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था। आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल के लोग अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे, इस बारे में बात करते हैं। चूंकि एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो पशुपालन और कृषि इनके मुख्य व्यवसाय रहे होंगे। अगर बात की जाए एक महत्वपूर्ण तथ्य की, तो पशुओं की गणना करने के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था, उस व्यक्ति को रथी कहा जाता था। पशुपालन करते थे तो सबसे जो पूजनीय पशु था, अगर हम उसकी बात करें तो गाय या गौ सबसे पूजनीय पशु था। गाय को अगन्या भी कहा जाता था, न मारे जाने योग्य पशु। अगर मुख्य फसलों की बात की जाए, ऋग्वैदिक काल की मुख्य फसल जौ थी। ऋग्वैदिक काल के उपरांत अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल को भी हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में बांटा है। बात करते हैं उत्तर वैदिक के सामाजिक जीवन की। जहां ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वही वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो काफी कठोर हो गई थी। हम अगर बात करते हैं स्त्री शिक्षा की, तो जहां स्त्री शिक्षा ऋग्वैदिक काल में काफी उन्नत थी, अपाला, सची, लोपामुद्रा आदि जो विदुषिया ऋग्वैदिक काल में थी, वो अब स्त्री शिक्षा में काफी गिरावट आ गई। क्योंकि जन्म पर आधारित हो गई वर्ण व्यवस्था, तो गोत्र व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई थी। 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों की जानकारी भी उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुई है। विवाहों के जो 8 प्रकार हैं, उनका वर्णन भी इस सामाजिक जीवन में मुख्यतः पाया गया है। उत्तर वैदिक काल, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र का विकास हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक की व्यवस्था थी।
अगर धार्मिक जीवन की बात की जाए तो कर्म कांडों में अधिकतर वृद्धि हो चुकी थी। आर्थिक जीवन में अगर हम बात करें तो मुख्य फसलों में अब धान, गेहूं, सरसों और उड़द की खेती भी की जाने लगी थी। मुद्रा प्रचलन भी शुरू हो गया था, जिसमें कि स्वर्ण और चांदी की मुद्राएं प्रचलित हो गई थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्वर्ण मुद्रा जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी उसे क्या कहा गया है, तो उसे निस्क कहा जाता था, जबकि चांदी की मुद्रा को शतमान कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कर देना भी अनिवार्य हो गया था। तो हमने अभी तक बात की थी काल विभाजन, वेदों के प्रकार, जानकारी के स्रोत, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। कुछ और मुख्य तथ्य हैं जिन्हें में हम जानकर इस काल को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि पुनर्जन्म का उल्लेख अगर हम बात करें किस ब्राह्मण में हुआ है, तो पुनर्जन्म का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। वैश्य शब्द का प्रयोग वाज सनेई संहिता में किया गया है। इतिहास पुराण का पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद को कहा जाता है। झेलम नदी का वैदिक नाम वितिस्ता था। गंडक नदी का वैदिक नाम सदानीरा था। 4 आश्रमों की जानकारी जबालो उपनिषद में दी गई है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें यज्ञ को टूटी फूटी नाव की भी संख्या दी गई है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में पाया गया है। ये जो वर्डिक्ट है, ये जो लाइन है। अगर वेदांग की संख्या के बारे में बात की जाए तो वेदांगों की संख्या 6 होती है, क्योंकि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने वैदिक सभ्यता के प्रमुख तथ्यों को जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछली वीडियो को भी काफी लाइक और शेयर किया। इस वीडियो के साथ भी आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।